अब हम आते चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के बारे में। यहाँ पे जो पहले सेक्शंस हैं इस चैप्टर के, वो हैं कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटेड टू मर्डर एंड मर्डर। तो ये 98 और 99 इसके बारे में बोलते हैं। जो मर्डर है उसको हम कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर भी बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमको इसमें हम पढ़ेंगे। एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी सेक्शन नंबर 98 और 99 में डिफरेंस क्या है। अब पहले वाली जो आईपीसी थी उसमें तो हम यही देखते थे कि 299 और 300 में क्या डिफरेंस है, बट ऑब्वियसली नाउ द सेक्शन नंबर्स हैव बीन चेंज्ड एंड अकॉर्डिंगली हमको ये पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आपका जो केस है वो सेक्शन नंबर 98 में फॉल होता है तो आपको मैक्सिमम जो पनिशमेंट मिल सकती है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मिल सकती है। लेकिन आपका जो केस है अगर वो 99 में फॉल करता है, इन दैट केस जो आपको पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, यानी कि मर्डर के लिए हमको डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट भी मिल सकती है। ओके, अब ये जो दोनों के बीच में पनिशमेंट्स का डिफरेंस है ये है क्यों? ये इसलिए गिवन है बिकॉज जब ये हम अभी देखेंगे हम इसमें डिफरेंस दोनों के बीच में, देन वी विल सी कि जो हमारे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर है 98, वहाँ पे एक लोअर लेवल ऑफ इंटेंशन नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर आप मर्डर देखोगे वहाँ पे एक हायर लेवल ऑफ इंटेंशन या फिर नॉलेज की बात है। अब ये लोअर लेवल और हायर लेवल ऑफ इंटेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज अगर आप बहुत एक हायर लेवल ऑफ इंटेंशन से किसी को मारना चाहते हो तो आपके एक्ट में वो नजर आता है। सपोज ए बी को 6-7 बार उसने चाकू से उसकी स्टमक में मारा है, यहाँ पे इसकी एक्ट ही बता रही है कि इसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो बी को मार दे। यानी सारे के सारे जो सर्कमस्टांसेस है वो यही पॉइंट कर रहे हैं कि यहाँ पे ए ने कोई कसर नहीं छोड़ी बी को मारने के लिए। एंड यहाँ पे हम इसके एक्ट से पता लगा सकते हैं दैट ही हैड अ हायर लेवल ऑफ इंटेंशन टू किल बी। लेकिन सपोज अगर ए जो है उसने गुस्से में आके, ए और बी के बीच में लड़ाई हो रही थी एंड ए ने गुस्से में आके बी को मार दिया, यहाँ पे मैंने बोल सकते हैं दैट ए हैड अ हायर लेवल ऑफ इंटेंशन। उसने गुस्से में मार दिया, इन द हीट ऑफ द मोमेंट उसने मार दिया, एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो भी कम ही होगी एज कंपेयर टू जो फर्स्ट केस हमने पढ़ा था जहाँ पे ए बी को 6 बार चाकू से मार रहा था। ओके, इसलिए जो चाकू वाला केस है दैट विल फॉल इन मर्डर एंड जो ये लड़ाई वाला केस है ये फॉल करेगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर पे। अब एक बार हम सेक्शन 98 और 99 रीड करते हैं, फिर हम इसके जो फर्स्ट पैराज हैं उनका डिफरेंस समझेंगे। 98 बोलता है whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, okay, or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offense of culpable homicide। तो यहाँ पे likely शब्द का बहुत ज़्यादा यूज किया गया, ओके, जो कि दिखाता है कि एक लोअर लेवल ऑफ इंटेंशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू मर्डर। अब हम मर्डर पढ़ेंगे, अभी उसकी जो फर्स्ट पैरा वो पढ़ेंगे, देन वी विल सी कि वहां पे एक हायर लेवल ऑफ इंटेंशन की रिक्वायरमेंट हो रही है। इसका जो फर्स्ट 4 आप बोल सकते हो पैराज जो है वो यही बोलते हैं, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरिंग एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। यानी जो 98 में हमने कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा है वो मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये 4 जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये पूरे होते हैं। तो यानी में से कोई एक भी इंग्रेडिएंट पूरा हो जाता है तो भी। इसका ए बोलता है इफ द एक्ट बाय व्हिच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ये सेम चीज वही कल्पेबल होमिसाइड वाली यहाँ पे भी लिखी गई है। इसको एक बार हम अभी क्लॉज बाय क्लॉज कंपैरिजन करेंगे इसका। इसका बी बोलता है इफ द एक्ट बाय व्हिच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग such bodily injury as the offender knows to be
likely to cause death of the person to whom the harm is caused. C इसका बोलता है if the act by which death is caused is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in ordinary course to cause death. तो यहाँ पे आप थोड़ा देख रहे हो हायर इंटेंशन की रिक्वायरमेंट है बिकॉज सफिशिएंसी का एंगल यहाँ पे आ चुका है. ओके डी इसका बोलता है इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड knows that it is so imminently dangerous that it must, in all probability, cause death or such bodily injury as is likely to cause death. तो यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़े हेवी शब्दों का यूज हुआ है जैसे कि यहाँ पे शब्द यूज हो रखे हैं इन ऑल प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज वाई हम यहाँ से थोड़ा सा इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे एक हायर लेवल ऑफ इंटेंशन की रिक्वायरमेंट है. अब इसका हम एक बार क्लॉज बाय क्लॉज कंपैरिजन देखते हैं. अब हम आते हैं कि डिफरेंस के ऊपर. सेक्शन नंबर 98 एंड सेक्शन नंबर 99 का जो फर्स्ट पार्ट है यानी 98 की फर्स्ट लाइन एंड 99 का जो ए पार्ट है वो सिमिलर बात बोलता है. यहाँ पे इंटेंशन की बात करी गई है एंड इसमें जो वर्डिंग्स हैं वो भी सिमिलर है. ओके तो अगर सपोज ए बी को मारता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ओके तो इस पर्टिकुलर केस को आप मर्डर में भी लेके आ सकते हो और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में भी लेके आ सकते हो. ओके आप इसको 98 में तब लेके आओगे जब सपोज यहाँ पे कुछ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गई हो. ए ने बी को मारा जरूर है, ए की जो इंटेंशन थी वो बी को मारने की थी जरूर, लेकिन बी ने उसको पहले गुस्सा दिलाया था. अगर ये सिनेरियो हो रहा है तो उसको आप सेक्शन 98 में लेके आओगे. लेकिन अगर ए ने बी को मारा है इंटेंशन के साथ और विदाउट एनी प्रोवोकेशन, ऐसे उसने बी को मार दिया, उसकी बी के साथ दुश्मनी थी उसने उसको मार दिया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हम मर्डर में जाएंगे. इंटेंशन दोनों में है बट कल्पेबल होमिसाइड में एक तरीके से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ गया. ओके तो एक एग्जांपल हो सकता है इनके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने के लिए. अब हम आते हैं इसके सेकेंड लाइन के ऊपर जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सेकेंड लाइन है. इसमें लिखा हुआ है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. ओके तब लाइकली टू कॉज डेथ के बारे में बात करी गई है कि ऑफेंडर जो है उसके एक्ट से डेथ हो भी सकती है और शायद नहीं भी हो सकती, कुछ श्योरिटी नहीं है. ओके तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है सपोज ए ने बी को लाठी से पेट के ऊपर मारा. अब यहाँ पे डेथ कॉज शायद हो जाए और शायद ना हो. ओके तो इस केस में हम इसको सेक्शन नंबर 98 में लेके आएंगे. लेकिन यही हम इसको मर्डर से कंपेयर करें तो क्या होगा. अब जो मर्डर का बी पार्ट है यानी सेक्शन नंबर 99 का जो बी पार्ट है उसको हम देखते हैं. उसमें लिखा हुआ है इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ. तो लाइकली टू कॉज डेथ के बारे में यहाँ पे भी बात करी गई है बट यहाँ पे ऑफेंडर के नॉलेज का एंगल उन्होंने डाल दिया. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को स्टमक पे ही मारा है, पेट पे ही मारा है, बट ए को पता था कि बी को एक बीमारी हो रखी है स्टमक के ऊपर एंड अगर वहां पे कोई भी उसको मारेगा तो उसकी डेथ कॉज हो सकती है. ओके तो यहाँ पे ऑफेंडर की एक नॉलेज ऐड हो चुकी है. यहाँ पे भी श्योर नहीं है कि डेथ कॉज होगी या नहीं होगी, लाइकली टू कॉज डेथ का एंगल यहाँ पे भी है बट ऑफेंडर के नॉलेज का एडिशन हो गया इस एग्जाम्पल में. तो यहाँ पे हम अगर सपोज ए बी को मारता है पेट में और बी की डेथ हो जाती है तो हम इसको मर्डर में लेके आ सकते हैं बिकॉज नॉलेज का भी एंगल यहाँ पे आ चुका है. तो जो उनका फर्स्ट हमने पढ़ा है जो डिफरेंस है वो इंटेंशन का था एंड सेकेंड जो डिफरेंस है दोनों में वो है लाइकली टू कॉज डेथ के ऊपर. अब मर्डर में आप सी पार्ट जो है इसका सी पार्ट है यानी जो थर्ड पार्ट है इसका वहां लिखा हुआ है इफ इट इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ. अब इसका हम कंपैरिजन 98 के साथ नहीं कर सकते हैं बिकॉज कोई सब डायरेक्ट कंपैरिजन दोनों के बीच में नहीं है इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए.
लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि सफिशिएंसी के बारे में बात करी गई है, यानी कि एक हायर मेंटल फ्रेम के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। यहाँ पे ऑफेंडर जो है उसको पता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ इट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, यानी वो इतना ग्रेव काम कर रहा है, इतना ग्रेव एक्ट वो कर रहा है जिससे श्योरिटी है उसे कि मेरे साइड से डेथ कॉज तो हो ही जाएगी। तो यहाँ पे इसको आप मर्डर में लेके आओगे जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर लेवल ऑफ इंटेंशन ऑफ डूइंग द क्राइम। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है। अब जो सेक्शन 98 का थर्ड लाइन है वहां पे लिखा हुआ है विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे नॉलेज का एंगल आ चुका है, ओके। लेकिन इसको हम जो मर्डर का डी पार्ट है यानी फोर्थ पार्ट है उससे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे भी नॉलेज की बात करी गई है, बट आप देखोगे कि यहाँ पे एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज की बात यहाँ पे करी हुई है। इसको रीड करते हैं। इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज, यहाँ पे नॉलेज का एंगल यहाँ पे भी आ चुका है, knows that it is so immediately dangerous that it must, in all probability, cause death or such bodily injury as is likely to cause death। तो यहाँ पे in all probability का एंगल आ चुका है। नॉलेज के बाद यहाँ पे भी हो रही है, बट यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल ऑफ नॉलेज के बारे में बात करी गई है। यानी ऑफेंडर को पता है कि जो एक्ट मैं कर रहा हूँ इसमें सारी संभावना यही है कि सामने वाले बंदे की डेथ हो जाएगी। इतने ग्रेव वर्ड्स का यूज सेक्शन 98 में नहीं किया गया था, यहाँ पे सिंपल नॉलेज की बात करी गई थी, बट यहाँ पे आप देख रहे हो एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज के बारे में बात करी गई है, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हर क्लॉज में जहाँ पे भी हम डिफरेंस को देख रहे हैं एक ही चीज समझ में आ रही है कि जो हमारा मर्डर है वहाँ पे एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज की बात करी गई है, एंड जो हमारा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर है वहाँ पे एक लोअर लेवल ऑफ नॉलेज के बारे में बात करी गई है, ओके। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा याद रखना है। अब आगे जाके हम पनिशमेंट्स देखेंगे, वहाँ पे भी आप देखोगे ये चीज़ कि मर्डर की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी तक भी मिल सकती है, बट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब हम आते हैं इसकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ पे बोला गया है कि एक बंदा है, इसकी जॉब थी कि गड्ढे को कवर करेगा। अब इसने बड़े ही खराब तरीके से गड्ढे को कवर किया, ओके। इससे होता क्या है, ए को पता है कि अगर इसके ऊपर कोई पैर रखेगा तो उसको वो गड्ढे में गिर सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। स्टिल उसने उसके ऊपर सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया। अब जेड एक बंदा है, वो चल के आता है और उस चीज के ऊपर पैर रखता है। जैसे वो पैर रखता है गड्ढे में वो घुस जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे ए को आप सेक्शन नंबर 98 में पनिश तो नहीं करोगे, इसको आप पनिश हम आगे देखेंगे, इसका सेपरेट सेक्शन होता है, बट इसको हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में लेके आ जाएंगे, ओके। बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए को श्योर नहीं था कि किसी बंदे की डेथ यहाँ पे कॉज हो जाएगी। अगर वो श्योरिटी का एंगल आ जाता तो हम इसको मर्डर में लेके चले जाते, बट यहाँ पे लाइकली टू कॉज डेथ है, दैट इज वाई इसको हम यहीं पे लेके आएंगे। अब बी जो है इसका ये बोलता है कि ए को पता है कि जो पेड़ की झाड़ियां हैं उसके पीछे जेड खड़ा हुआ है, ओके, और बी को इसके बारे में नहीं पता है। ए बी को बोलता है कि तू यहाँ पे शूट कर, झाड़ी पे शूट कर। अब बी को पता नहीं कि जेड पीछे खड़ा हुआ है और वो शूट कर देता है। जैसे वो शूट करता है जेड को गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि बी तो कोई ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, बिकॉज बी को पता ही नहीं था कि जेड है झाड़ियों के पीछे। लेकिन ए जो है इसको आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर दोगे, बिकॉज उसको पता था कि झाड़ियों के पीछे जेड खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको मर्डर में लेके नहीं आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ए को कोई श्योरिटी नहीं थी कि अगर बी गोली चलाएगा तो वो जेड को ही जाके लगेगी, कोई श्योरिटी नहीं थी। तो यहाँ पे दैट इज वाई इसको हम यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड में लेके आ रहे हैं और मर्डर में लेके नहीं जा रहे हैं, बिकॉज थोड़ा यहाँ पे
सफिशिएंसी का एंगल मिसिंग था। अगर सफिशिएंट एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर ऐसा कोई काम होता तो मर्डर में लेके जाते। सपोज ए ने जेड को रस्सियों से बांधा हुआ है और वो बी को बोलता है कि तो उसके ऊपर गोली चला दे। अब यहाँ पे बी अगर जेड के ऊपर गोली चलाएगा तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ ऑफ जेड, बिकॉज गोली उसी को जाके लगेगी, ये श्योर है। एंड दैट इज वाई यहाँ पे अगर जेड की डेथ कॉज हो जाती है तो हम ए को मर्डर के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं। अब हम सी के ऊपर आते हैं। इसमें बोला गया है कि ए की ये इंटेंशन थी कि वो एक हिरन के ऊपर गोली चलाए। ओके, अब वो हिरन के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन गोली उस हिरन को नहीं लगती, उस डियर को नहीं लगती, वो जाके बी को लग जाती है तो झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था। अब यहाँ पे आप ए को कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी बी को मारने की। ओके, तो यहाँ पे हमको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हम उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश नहीं करेंगे। अब इसकी जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो बोलती है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे आपको पता है कि सामने वाले बंदे की डेथ कॉज हो सकती है, उसकी डेथ में एक्सेलरेशन आ सकता है, देन दैट विल बी कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन नंबर 98। फॉर एग्जाम्पल, ए को पता है कि बी के हाथ में इंजरी हुई भी है और अगर वो उसको मारेगा वहां पे तो उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। यहाँ पे अगर ए हाथ के ऊपर उसको मारेगा, देन इन दैट केस अगर बी की डेथ कॉज हो जाती है तो ए को हम कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर सकते हैं। बट नॉर्मल सर्कमस्टांस में अगर आप किसी को हाथ में मारोगे तो उसकी डेथ कॉज नहीं होगी, उसको आप हर्ट के लिए पनिश करोगे। लेकिन यहाँ पे एक नॉलेज थी कि बी को इंजरी हुई भी है एंड दैट इज उसने उसको वहीं पे मारा है। ओके, इसलिए हम उसको यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर सकते हैं। अब जो उसकी सेकेंड एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे बोला गया है कि आप ये डिफेंस ले सकते हो कि जो विक्टिम है इसका अच्छे से ऑपरेशन नहीं हुआ, इसको अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला। अगर एक्यूज ने विक्टिम को मारा है, उसके बाद विक्टिम का ऑपरेशन अच्छे से नहीं हुआ, ये डिफेंस आप में ले सकते हो। एक्यूज को आप पनिश करोगे ही करोगे अंडर कल्पेबल होमिसाइड। ओके, अब जो उसकी थर्ड एक्सप्लेनेशन है ये बोलती है कि अगर आप एक मदर है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, इसको आप मारते हो और इसकी वजह से इसके बच्चे के जो उसके वॉर्म में बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है, तो इस चीज के लिए आप कल्पेबल होमिसाइड में इसको लेके नहीं आओगे। लेकिन अगर ये बच्चा कि कोई भी बॉडी पार्ट बाहर आ जाता है, यानी ऑपरेशन जब होता है उसके बाद इस बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट बाहर आ जाता है, चाहे वो डेड ही क्यों ना हो, स्टिल इसको आप फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं आता है, देन इन दैट केस हम कल्पेबल होमिसाइड में लेके नहीं आएंगे। लेकिन आ जाता है बॉडी पार्ट बाहर, देन वी विल एक्चुअली ब्रिंग दिस अंडर कल्पेबल होमिसाइड। ओके, अब सेक्शन नंबर 99 का जो मेन पैरा है वो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अब इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो भी काफी बेसिक्स ही हैं। ओके, कोई एक उठा के देख लेते हैं, हम इसकी डी ही देख लेते हैं। इफ विदाउट एनी कॉज fires a loaded cannon on a crowd of persons and kills one of them, A is guilty of murder। अब A गोली उठाता है और क्राउड में वो मारने लग जाता है, तो ऑब्वियसली आप इसको मर्डर में लेके आओगे, बिकॉज उसको पता है कि जो मेरा एक्ट है इट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अगर आप गोली चलाओगे क्राउड के ऊपर तो पक्का है कि कोई ना कोई मर ही जाएगा उससे। दैट इज वाई ए को हम मर्डर के लिए यहाँ पे पनिश कर सकते हैं। अब जो हमारा एक्सेप्शन नंबर 1 है, इसमें बोला गया है कि अगर आप ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में एक्ट करते हो, सपोज ए को बी ने गुस्सा दिलाया एंड गुस्से में आके ए ने बी को मार दिया, तो यहाँ पे मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है मर्डर का। ओके, एंड ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस में सजा जो है वो डेथ पेनल्टी आप नहीं दे सकते हो, बिकॉज मर्डर से इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड
नॉट वांटेड टू मर्डर में। लेकिन इस एक्सेप्शन के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी इसका भी कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें बोला गया है कि अगर जो गुस्सा है वो ए ने ही बी को दिलाया था, ए ने ही बी को पहले गुस्सा दिलाया था एंड बी ने फिर ऐड किया, बी ने उल्टा ए को जवाब दिया, उसकी वजह से ए को दोबारा गुस्सा आ गया और इसने बी को मार दिया। यहाँ पे ए को इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज ए ने ही सबसे पहले प्रोवोकेशन किया था। ओके, इसका जो बी पार्ट है ये बोलता है कि अगर बी एक पुलिस ऑफिसर है एंड ये जाता है ए के पास ए को अरेस्ट करने के लिए। अब ए को गुस्सा आ जाता है और वो बी को मार देता है। यहां पे ए को हम सेक्शन नंबर 99 की जो एक्सेप्शन है उसका बेनिफिट नहीं देंगे एंड यहां पे उसको हम मर्डर के लिए ही कन्वर्ट करोगे। ओके, इसका जो सी है ये भी सिंपल सी बात बोलता है कि अगर सपोज ए जाता है बी के घर में और वो बी को मारने लग जाता है, बी ने प्राइवेट डिफेंस में ए के ऊपर हमला किया, इससे ए को गुस्सा आ गया एंड ए ने दोबारा से बी को मार दिया जान से। यहां पे आप ए को मर्डर में ही लेके आओगे, इसको एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं दोगे बिकॉज यहाँ पे बी वॉज एक्टिंग इन हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, तो ये हमको इसमें याद रखना है। अब जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलती है कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था या फिर नहीं था, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोवोकेशन है वो ग्रेव भी होना चाहिए और सडन भी होना चाहिए। यानी कि ए ने कोई बहुत ऐसा एक काम करना चाहिए जिससे बी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, यानी ग्रेव गुस्सा आ जाए, ग्रेव लेवल का गुस्सा आ जाए। ओके, एंड ये जो गुस्सा है ये सडन भी होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ने बी को 2 दिन पहले गालियां दी थी और अब 2 दिन के बाद बी को गुस्सा आ रहा हो उस चीज के लिए एंड फिर वो ए को जाके मार रहा है। इन दिस पर्टिकुलर केस बी को हम इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं देंगे बिकॉज अभी जो सडन का एंगल है वो खत्म हो गया। अगर सपोज ए ने बी को ऑन द स्पॉट बहुत ज्यादा गालियां दी हैं, इन दैट केस बी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो ग्रे वाला जो एंगल है वो सेटिस्फाई हो गया एंड सडन भी था ये बिकॉज ऑन द स्पॉट ए ने बी को गालियां दी हैं एंड इतना गुस्सा है बी को कि उसने ए को मार दिया। यहाँ पे हम बी को इस एक्सेप्शन का बेनिफिट दे सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दोनों फुलफिल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम उसको मर्डर के लिए कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटेड टू मर्डर के लिए यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब इसके हम इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं। ये एग्जाम में पूछते हैं तो इसको हमको सारी की सारी रीड करनी पड़ेगी। इसकी जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है उसमें बोला गया है कि एक बंदा था। ओके, ए वॉज अ पर्सन और इसको सपोज बी ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया एंड इस गुस्से में आके ए ने बी के बच्चे सी को मार दिया। ओके, अब यहां पे ए ने बी को नहीं मारा, सी को मारा है। गुस्सा बी ने दिलाया था लेकिन मार उसने सी को दी है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस ए को हम जो एक्सेप्शन है उसका बेनिफिट नहीं देंगे। ओके, बिकॉज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है वो बी की तरफ से आया था, तो अगर वो बी को ही मारता तो हम कंसीडर करते इसको एक्सेप्शन देने का, लेकिन यहां इसने उसके बच्चे को मार दिया, देन वी विल नॉट गिव हिम द एक्सेप्शंस बेनिफिट। अब इसके हम सेकेंड इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इसमें बोला है कि एक बंदा है वाई, ये ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है, इससे ए को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये वाई की तरफ पिस्टल चलाता है, गोली चलाता है। अब यहाँ पे जो गोली है वो वाई को नहीं लगती है बल्कि जेड को लग जाती है। ओके, अब यहाँ पे ए की कोई इंटेंशन थी नहीं जेड को मारने की, लेकिन गोली उसको लग जाती है एंड उसकी डेथ हो जाती है। इन दिस पर्टिकुलर केस ए को हम
ए को हम यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसका बेनिफिट देंगे, बिकॉज उसने जेड का मर्डर करना नहीं चाहा था और उसको वाई की तरफ से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आया था। ए जो है वो वाई को ही मारना चाहता था, लेकिन गलती से अगर जेड को लग गया तो यहाँ पे हम उसको मर्डर के लिए पनिश नहीं करेंगे, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटेड टू मर्डर के लिए पनिश करेंगे। ओके, अब ए जो इलस्ट्रेशन नंबर ए है और बी है, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें ये डिफरेंस है कि ए इलस्ट्रेशन में जो हमारा ए है, इसने इंटेंशनली इसने जो बच्चा है उसको मारा था, गलती से नहीं मारा था, उसने इंटेंशनली मारा था। यहां पे वर्ड जो है वो इंटेंशनली यूज्ड है। ओके, बट यहां पे सेकेंड इलस्ट्रेशन में गलती से मार दिया उसने, इंटेंशनली नहीं मारा था, एंड दैट इज वाई यहां पे उसको जो है एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब जो उसकी थर्ड इलस्ट्रेशन है, इसमें बोला गया है कि ए जो है इसको एक पुलिस ऑफिसर जेड ने अरेस्ट कर लिया, या फिर उसको अरेस्ट करने वो आया था। इससे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है, उसको मार देता है। यहाँ पे ए को हम मर्डर के लिए ही पनिश करेंगे, एक्सेप्शन का बेनिफिट हम यहाँ पे ए को नहीं देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये एक्सेप्शन जो है ये तब काम नहीं करेगा जब आप एक पब्लिक सर्वेंट को मार रहे हो जो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ओके, इवन तो पब्लिक सर्वेंट के आर्ट आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अरेस्ट करने आए हैं, इससे आपको गुस्सा आ गया, इवन देन आप इस पर्सन का ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर मर्डर नहीं कर सकते। एंड सेम विद डी, जो इलस्ट्रेशन नंबर डी है, इसमें ये बोला गया कि एक बंदा था, ये कटघरे में जाके खड़ा हो गया और इससे जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है हमारे, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। अब इससे उसको बहुत गुस्सा आ गया और इसने मजिस्ट्रेट के ऊपर गोली चला दी, उनको मार दिया। यहाँ पे भी हम जो ए है इसको मर्डर के लिए ही पनिश करेंगे, एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं देंगे। अब जो उसकी फिफ्थ इलस्ट्रेशन है, इसमें बोला गया है कि ए जो है वो जेड के नोज पे ऐसे मारता है, उस पे हिट करता है, बार बार उसे परेशान करता है। अब यहाँ पे जेड अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करता है और उल्टा वो ए को फिर तंग करता है, उसको मारता है। अब इस वजह से ए को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड जेड को वो जान से मार देता है। ओके, अब यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था तो सही, बट जेड जो है वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था। एंड हमने पढ़ा है कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सामने वाला एक्सरसाइज कर रहा है अपना, तो एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस ए को आप एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं दोगे और मर्डर के लिए उसको पनिश करोगे। अब जिसका एफ है, इसमें बोला गया है कि जेड जो है ना वो बी को मारता है, जेड ने बी को पहला हमला किया उसके ऊपर। अब इससे बी को गुस्सा आ जाता है और वो जेड की तरफ जाता है। अब यहाँ पे एक बंदा सी जो है वो वहीं पे खड़ा हुआ था। अब सी और जेड की दुश्मनी है, सी को लगा कि बी बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसका मैं फायदा उठाता हूँ। सी क्या करता है, वो बी के हाथ में चाकू दे देता है, एक नाइफ दे देता है वो, ताकि बी जो ऑलरेडी गुस्से में है उस चाकू से जेड को मार दे। ओके, अब यहाँ पे होता सेम ऐसा ही है, जो बी है सेम चाकू से जाके जेड को मार देता है। अब यहाँ पे बी को तो हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट वांटेड टू मर्डर के लिए पनिश करेंगे, बिकॉज उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ऐड किया, बिकॉज जेड ने उसको गुस्सा दिलाया, इसलिए बी ने उसको मार दिया। तो यहाँ पे उसको मर्डर के लिए तो कम से कम कन्विक्शन नहीं करेंगे। बट जो हमारा सी है, जो वहीं पे खड़ा हुआ था, जिसने चाकू दिए है, उसको हम मर्डर के लिए यहाँ पे पनिश करेंगे। ओके, बिकॉज उसकी इंटेंशन यही थी कि इस चाकू से बी जेड को मार दे। ओके, तो यहाँ पे सी की इंटेंशन गलत थी एंड दैट इज वाई उसको हम मर्डर के लिए यहाँ पे पनिश करेंगे। अब ये जो हमारा इलस्ट्रेशन है, ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन जो है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बंदा
चाकू को दे रहा है उसकी क्या पनिशमेंट होगी, एंड जो चाकू से उस बंदे को मार रहा है उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जिसका सेकंड एक्सेप्शन है ये बोलता है कि अगर आप प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में अपने राइट को एक्सीड कर जाते हो तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। सपोज एक बंदा है, इसे घर में चोरी हो रही होती है, बी एक थीफ है, ये एक ही घर में आके चोरी कर रहा होता है। अब ए को पता लग जाता है एंड उसी टाइम वो बी की तरफ भागता है। अब यहाँ पे जैसे ही बी को पता लगा कि ए उठ चुका है वो घर से बाहर भागने लगता है एंड जो भी चोरी का सामान है वो घर पे ही छोड़ के भागता है। अब यहाँ पे बी के पास चोरी का कोई आइटम नहीं था और वो घर से भाग रहा है। अब ए जो है पीछे से बी के ऊपर गोली चला देता है। अब यहाँ पे ऐसा करने की कोई जरूरत थी नहीं ए को, बिकॉज चोरी का आइटम तो वहीं पे छोड़ के जा रहा था। स्टिल उसने गोली चला दी बी के ऊपर। इन दैट केस यहाँ पे ए ने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड किया। यहाँ पे इसको ये चीज करने की जरूरत थी नहीं। अब ए को हम मर्डर के लिए पनिश करेंगे या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर के लिए पनिश करेंगे। इन दिस पर्टिकुलर केस ए को हम एक्सेप्शन नंबर 2 का बेनिफिट दे देंगे। जो हमारा एक्सेप्शन नंबर 2 है वो यही बोलता है कि यहाँ पे अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना एक्सीड कर रहे हो तो आपको एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा और मर्डर की पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर की पनिशमेंट आपको मिलेगी। अब इसका थर्ड एक्सेप्शन है। यहां बोला गया है कि अगर पब्लिक सर्वेंट जो है एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपनी पावर्स को एक्सीड करता है तो क्या होगा। सपोज एक पुलिस ऑफिसर जो है ए, ये क्या करता है, ये एक चोरी करते हुए पकड़ लेता है बी को। बी चोरी कर रहा होता है, उसको ए पकड़ लेता है एंड उसको वो बहुत मारता है उसे। अब यहाँ पे ए को ऐसा करने का राइट था ही नहीं, बिकॉज हमको पता है कि कस्टोडियल वायलेंस जो है वो आप नहीं कर सकते हो। किसी भी एक्यूज को आप थाने में नहीं मार सकते हो। ए ने यहाँ पे उसको मारा नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा मारा है, जिससे बी की डेथ ही हो जाती है। अब यहाँ पे हम ए को मर्डर के लिए कन्वर्ट करेंगे या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर के लिए करेंगे। यहाँ पे हम ए को जो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर के लिए कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्शन नंबर 3 जो है वो उसको बचा लेगा। जो हमारा एक्सेप्शन 3 है वो पब्लिक सर्वेंट्स को बचाता है जो अपने ड्यूटी को एक्सीड करते हैं, यानी जो उनके पास पावर जो थी उसको यहाँ पे उसने एक्सीड किया है एंड उसको मार ही दिया है। दैट इज वाई यहाँ पे ए को एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा और मर्डर में हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब इसकी जो फोर्थ एक्सेप्शन है इसमें बोला गया है कि अगर ऑन द स्पॉट सडन एक लड़ाई होती है, पहले से लड़ाई की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अगर आपको एक्सेप्शन नंबर 4 में आना है तो जो लड़ाई है वो ऑन द स्पॉट सडन होनी चाहिए। सपोज ए और बी के बीच में लड़ाई होती है ऑन द स्पॉट। अब इस लड़ाई के चक्कर में बी गुस्से में आके ए को जान से मार देता है। ओके, अब यहां पे हम बी को एक्सेप्शन नंबर 4 जो है उसका बेनिफिट दे देंगे, बिकॉज बी ने एकदम सडन फाइट में ए को मारा है, ऑन द स्पॉट जो फाइट हुई है उसमें मारा है और गुस्से में उसको मारा है। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि बी की एक बहुत ज्यादा सॉलिड इंटेंशन थी ए को मारने की, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसने जस्ट गुस्से में आके मार दिया एंड दैट इज वाई उसको हम यहाँ पे मर्डर के लिए पनिश नहीं करेंगे, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में पनिश करेंगे। ओके, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले जो लड़ाई है वो किसने स्टार्ट करी थी। ओके, यहाँ पे अगर सपोज लड़ाई जो है वो बी ने ही पहले स्टार्ट करी थी, स्टिल बी अगर ए को मार देता है
तो बी को हम यहाँ पे एक्सेप्शन का बेनिफिट दे देंगे। ओके अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मर्डर है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में तभी कन्वर्ट हो रहा है जब एक लोअर लेवल ऑफ इंटेंशन हमको दिख रही है। ओके गुस्से में हो गया या फिर प्राइवेट डिफेंस एक्सीड हो गया, यहाँ पे इंटेंशन का लेवल कम है। तो यही हमको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे सारा जो समझने की बात है वो इंटेंशन की ही बात है। हायर लेवल ऑफ इंटेंशन इज मर्डर एंड लोअर लेवल ऑफ इंटेंशन अगर होगा तो हम इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में लेके आएंगे। अब जो हमारी फिफ्थ एक्सेप्शन है, यहां पे बोला गया है कि अगर एक 18 साल से ऊपर का आदमी अपनी डेथ का कंसेंट देता है तो उस केस में क्या होगा। सपोज एक पर्सन है, ये बहुत ज्यादा बीमार होता है। ओके ये वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। अब ए ने बी को बोला कि जो मेरा वेंटिलेटर का स्विच है इसको आप बंद कर दो, मैं बहुत ज्यादा पेन में हूं और अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा। सपोज ऐसी सिचुएशन है। अब यहाँ पे एक ही जो उम्र है वो 18 ईयर्स से ऊपर की है। ओके अब बी क्या करता है, एक ही बात सुन के जो वेंटिलेटर का स्विच है वो बंद कर देता है। ओके अब यहाँ पे बी को हम बोल सकते हैं कि बी ने ए को मारा तो जरूर है, उसको यहाँ पे पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन उसको हम मर्डर की पनिशमेंट नहीं देंगे बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर की पनिशमेंट यहाँ पे देंगे उसको, बिकॉज एक्सेप्शन 5 उसको यहाँ पे सेव करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक्सेप्शन 5 जो है वो तभी लगेगा जब जो बंदा कंसेंट दे रहा है उसकी उम्र 18 ईयर्स से ऊपर होगी। ओके सेम एग्जांपल में अगर ए 17 साल का होता या 16 साल का होता और अगर वो बोलता कि भाई वेंटिलेटर को बंद कर दो, मुझसे और नहीं सहन हो रहा है, एंड बी कर देगा, अगर इन दैट केस एक्सेप्शन 5 का बेनिफिट बी को नहीं मिलेगा और उसको आप मर्डर के लिए ही पनिश करोगे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर में लेके नहीं आओगे। तो यहीं पे आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके हम एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। A by instigation voluntarily causes Z, a person under 18 years of age, to commit suicide. Here, on account of Z's youth, he was incapable of giving consent to his own death. A has thereby abetted murder. अब यहाँ पे A ने Z को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया एंड इसकी वजह से Z ने अपनी ही खुद की ही जान ले ली। अब यहाँ पे Z ये काम कर रहा है एंड उसकी जो उम्र है वो 18 ईयर से कम की है, तो ए को हम एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं देंगे और उसको हम मर्डर के लिए यहाँ पे पनिश कर सकते हैं। लेकिन यही अगर जेड की उम्र 18 ईयर से ऊपर की होती और ए ने वही सेम काम किए, जेड को उसने सुसाइड करने के लिए उकसाया है, इन दिस पर्टिकुलर केस ए को आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर के लिए पनिश करते हैं बिकॉज जेड की उम्र 18 साल से ऊपर की होती। ओके अब टेक्निकली आप देखो तो इस इलस्ट्रेशन में कुछ गलती है कि यहाँ पे जो सजा होनी चाहिए थी वो अबेटमेंट टू सुसाइड की होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे आप देख रहे हो अबेटमेंट ऑफ मर्डर की पनिशमेंट की बात हो रही है एंड दैट इज वाई थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल डिफेक्ट है। बट एग्जाम में आपसे पूछते हैं तो आपको जो इलस्ट्रेशन बोलती है वही टिक करके आना है। सेम अगर आपको सिचुएशन दे देंगे तो आपको अबेटमेंट ऑफ मर्डर में ही टिक करना है बिकॉज यहीं पे इसकी इलस्ट्रेशन दी हुई है।